सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण की बात कर रहे थे अपन। इसका ये थर्ड पार्ट है, अति संयुग्मन। इसके जस्ट पीछे वाले पार्ट में अपन ने रेजोनेंस या अनुनाद प्रभाव को देखा था। इसमें भी कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, इसीलिए इस वीडियो को अपन ने अनुनाद के बाद में पढ़ा है। लेकिन रेजोनेंस जो इसमें होगा वहां पर कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को समझना पड़ेगा पहले। देखो, अति संयुग्मन को अगर अपन बात करें तो इसको अपन हाइपर कंजुगेशन भी कहते हैं। होता क्या है ये? तो कोई भी आपकी स्ट्रक्चर हो सकती है। ये संयुग्मन जो वर्ड है यहां पर, संयुग्मन से मतलब यहां पर किसी संरचना से है जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आए, या सिंगल बॉन्ड आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड कोई मुक्त मूलक है, उसके लिए यहां पर वर्ड है संयुग्मन। तो कोई भी व्यवस्था हो सकती है, जैसे ये एक व्यवस्था है, ये भी एक व्यवस्था है, ये भी एक व्यवस्था है, ये भी एक व्यवस्था है, ये सभी संयुग्मन है। में यदि कोई एल्फा हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट हो तो वह बंद इलेक्ट्रॉन को देखकर अणु में अनुनाद उत्पन्न करता है, और इस प्रकार की जो फिनोमिना होती है उसे अपन हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने को यह पता होना चाहिए एल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है। तो एल्फा हाइड्रोजन की बात करें, मूल जो समूह होता है, जैसे यहां पर अगर बात करें अपन, तो यहां पर एक बेंजीन का रिंग लगा हुआ है, और इस रिंग से मूल समूह की बात करें तो कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है? ये कार्बन 8 है इससे। तो जुड़ने वाला ये कार्बन, ये आपका एल्फा कार्बन होगा, और एल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन वो एल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। जैसे ये आपका एल्फा हो गया, ये वाला, तो ये फिर बीटा होगा, ये इधर भी बीटा होगा। तो अपने को मोस्ट ऑफ देन एल्फा हाइड्रोजन का पता होना चाहिए। इन स्ट्रक्चर की बात करें, इनमें एल्फा कौन सा होगा? तो ये एल्कीन की जो चेन है, ये तो आ गया मुख्य आपका भाग, और ये वाला भाग, ये आपका एल्फा कार्बन है, और एल्फा कार्बन से 3 एल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसको अपन एल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। इसकी बात करें अपन, इसमें एल्फा कौन सा होगा? तो प्लस चार्ज, या फिर यहां पर जो मुक्त मूलक बना हुआ है ये तो हो जाएगा मुख्य भाग, और मुख्य भाग से अटैच भाग, ये वाला भाग, इसको अपन दोबारा से एल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, या इसको अपन एल्फा कार्बन से जुड़े हुए एल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं। एल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो होते हैं वो एल्फा हाइड्रोजन होते हैं आपके। तो ये एल्फा हाइड्रोजन आ रहा है यहां पर, या 3 आ रहे हैं, यहां भी 3 आ रहे हैं। इसकी अगर बात करें तो यहां पर एल्फा हाइड्रोजन एक ही आ रहा है। इसके आगे अगर अपन बात करें तो एक डेफिनेशन और लिखा है अपन ने कि CH बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ये अनुनाद होता है। इसको समझना पड़ेगा कि हाइपर कंजुगेशन होता कैसे है। तो हाइपर कंजुगेशन की अगर बात करें तो यहां पर एक अपने पास टोलुइन की स्ट्रक्चर है, और टोलुइन किसे बोला था अपन ने? अगर आपको याद हो तो पहले ही बताया था आपको, बेंजीन के ऊपर अगर एक CH3 आए तो इसको अपन टोलुइन कहते हैं। टोलुइन, ये टोलुइन का स्ट्रक्चर। टोलुइन के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहां से इस टोलुइन के स्ट्रक्चर में एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये जो आपका बेंजीन रिंग का कार्बन है, इससे ये कार्बन 8 है, इसको अपन एल्फा बोलेंगे इसको। और इस एल्फा हाइड्रोजन, इस एल्फा कार्बन से 3 एल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब अपन बात करते हैं इस हाइपर कंजुगेशन की, कि यहां पर क्या हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा। तो इसकी अगर अपन बात करें तो यहां पर इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन ऐड है। इसका मतलब यहां पर अगर बात करें अपन तो 3 एल्फा हाइड्रोजन है अपने पास, 1 2 3। क्या होगा? कोई सा भी एक बंध, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये वाला बॉन्ड अपन लेके आते हैं इस वाले कार्बन पे। जैसे कल अपन ने प्लस R रेजोनेंस पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही है। और आपको पता भी होगा प्लस R में आपको बताया गया था CH3 C2H5 जो भी एल्किल समूह आएंगे आपके, वो सभी के सभी प्लस R इफेक्ट से निकलेंगे। तो यहां पर भी ठीक वही कर रहे हैं अपन, ये बॉन्ड लेके आ रहे हैं अपन यहां पर इस कार्बन पे, और इस कार्बन पे बॉन्ड जैसे लेके आएंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां भी 2 बॉन्ड हो जाएंगे, एक बॉन्ड ये, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। ये कार्बन रहेगा,
इससे डबल बॉन्ड एक ऊपर की तरफ लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा, एक इधर। और ये रियल में बीयरिंग नहीं होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बियर करता है, यहां पर 5 बॉन्डिंग आ रही है। इसके लिए क्या होगा, फिर अंदर वाले बॉन्ड को अपने को यहां से ये पाई वाला बॉन्ड इसको बाहर निकालना पड़ेगा अपने को। जैसे ही बॉन्ड यहां आएगा, अब हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड हट गया यहां से, तो इस हाइड्रोजन पे अब कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण से यहां पर इसको अपन ने प्लस चार्ज कर दिया, H प्लस। और यहां पर जो कार्बन, इस कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग थी उसको अपन डबल बॉन्डिंग कर रहे हैं, अपन डबल बॉन्ड हो गया। यहां एक चार्ज जो है वो आपका माइनस चार्ज होना ही होना है। बॉन्ड कौन कौन से बचेंगे, ये बॉन्ड बचेंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला। बाकी जो कल किया था ठीक वही करना है। इस को यहां पर रोटेट करूं तो ये वाला बॉन्ड ये बाहर की तरफ आ जाएगा, पाई वाला बॉन्ड ये। और जैसे ही बाहर की तरफ आएगा ये बॉन्ड आ जाएगा आपका इस जगह पे, और इस जगह पे यहां इसके जस्ट नीचे एक माइनस चार्ज आएगा इस जगह पे। जैसे ही माइनस चार्ज आएगा क्या करेंगे अपन, इस बॉन्ड को तो ले आएंगे यहां पर, इस बॉन्ड को बाहर रोटेट कर देंगे। और बाहर जैसे ही बॉन्ड को रोटेट करेंगे अपन, क्या होगा, एक बॉन्ड तो यहां बना हुआ ही है, ये वाला माइनस चार्ज वो यहां जाएगा बॉन्ड के रूप में, यहां पे एक माइनस चार्ज आएगा इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। और इसके अंदर जो बॉन्डिंग थी वो डबल बॉन्ड है ही आपका पहले से, ये माइनस चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड था यहां पर। अब क्या होगा, यहां से जो आपका ये माइनस चार्ज आ रहा है, इस चार्ज को क्या करेंगे अपन, रोटेट करेंगे अंदर की तरफ। जैसे ही इसको रोटेट करेंगे ये वाला बॉन्ड आपका वापिस इस जगह आ जाएगा। और ये बॉन्ड जैसे ही आएगा वैसे ही क्या होगा, वापिस ये आपका स्ट्रक्चर लग जाएगा इस प्रकार से। तो एक इस प्रकार से रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बन गया है पूरा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब यहां से अगर अपन देखें तो इस एक हाइड्रोजन के कारण से अपने को यहां पर ये 3 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ये तीन स्ट्रक्चर, 3 ये अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं इस एक से। तो इस अगले वाले से कितने मिलेंगे, फिर 3 मिलेंगे, इस अगले वाले से फिर कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। इसका मतलब इससे अकेले से कितनी 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी अपने पास। और अगर हाइब्रिड को जोड़ ले तो ये 10 वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, लेकिन यहां से अपने पास 9 स्ट्रक्चर बनेगी, 3 3 6 तीनों। इसको अपन 1 नंबर दे दे, इसको 2, इसको 3। 1 से 3 आ रही है तो 3 से कितनी हो जाएगी, फिर 9 स्ट्रक्चर बन जाएगी। और इसमें 9 बार अनुनादी परिघटनाएं होंगी, जितनी बार अनुनादी परिघटनाएं होगी उतना ही यौगिक आपका क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। और यहां पर वो कंडीशन हो ही गई है एल्फा हाइड्रोजन वाली। तो यहां पर एल्फा जो हाइड्रोजन था, ये एल्फा कार्बन, इसका एल्फा हाइड्रोजन यहां आएगा, और एल्फा हाइड्रोजन के कारण से यहां पर अनुनाद बन रहा है। जैसे ये बॉन्ड यहां पर आता है, इन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, और बॉन्ड नहीं होने के कारण से इसको अपन बिना बंध का अनुनाद भी कहते हैं। इसीलिए अन्य नाम में लिखा हुआ भी है बिना बंध का अनुनाद, इसीलिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये आसानी से कर सकते हैं अपन। तो ये पता लग ही गया होगा, यहां से ये बॉन्ड आएगा इस तरफ, और इस तरफ आने से फिर रेजोनेंस बनेंगे बार बार में, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है इसके कारण से। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन। अन्य नाम क्या है, एक तो बिना बंध का अनुनाद, क्योंकि इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, इसके लिए इसको अपन बिना बंध का अनुनाद बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं इसको। एक वैज्ञानिक को याद रखने के लिए, वैज्ञानिक के प्रभाव को याद रखने के लिए इसका एक नाम और है, बेकर नाथन प्रभाव। अति संयुग्मन की शर्तें क्या क्या होती है, तो अति संयुग्मन के लिए ये मूल रूप से 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है यौगिक sp2 संकरित कार्बन वाला कोई एल्कीन हो सकती है, एरीन हो सकती है, कोई कार्बोनाइन हो सकता है, या मुक्त मूलक हो सकता है। एल्कीन का पता ही है सबको, एरीन जो बेंजीन की रिंग वाली स्ट्रक्चर होती है, ये वाली, ये एरीन ही है एक तरह की। कार्बोनाइन, तो ये नाम आ रहा है कार्बोनाइन, कार्बन के साथ कोई धनाइन की स्पीसीज हो सकती है, जैसे ये वाली स्ट्रक्चर, या कोई मुक्त मूलक की स्ट्रक्चर भी हो सकती है। तो ये अगर एक डॉट आती है किसी स्ट्रक्चर पे तो उसको अपन मुक्त मूलक बोल सकते हैं। तो एक तो पहली बात क्या होना चाहिए, sp2 संकरित कार्बन वाला कोई भी एल्कीन, एरीन, कार्बोनाइन या मुक्त मूलक हो सकता है आपका। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो इसका संकरण देखो आप, इस जगह से, इस कार्बन का,
इसका यहां से संकरण निकाल लो आप। संकरण कैसे निकालेंगे अपन? कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए इस प्रकार से, एक डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है, तो पाई तो काउंट होती नहीं आपकी, क्या काउंट होगा? 1 2 3, तो ये sp2 संकरित बनेगा। इसका भी निकाल सकते हो। 2 बॉन्ड तो ये, एक बॉन्ड ये sp2, इसका भी कितना होगा? इस प्रकार से होगा, 2 तो हाइड्रोजन जोड़ दो, एक ये बॉन्ड, अरे डॉट ये काउंट नहीं होगा, तो 1 2 3, ये कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण। तो ये इसके अंदर sp2 संकरित कोई भी एल्कीन हो सकती है, एरिन हो सकती है, कार्बोनाइल हो सकता है, या मुक्त मूलक वाला हो सकता है। 2 नंबर की शर्त, हाइपर कंजुगेशन होने के लिए कम से कम एक एल्फा हाइड्रोजन तो होना ही होना चाहिए, और ये एल्फा हाइड्रोजन जो होता है उस वाले कार्बन का संकरण हमेशा क्या मिलेगा आपको? sp3 संकरित मिलेगा ही। किसी में भी देख लो आप, इसी स्ट्रक्चर की बात कर लो आप, जैसे इसी स्ट्रक्चर की, ये तो पता नहीं चलेगा। इस स्ट्रक्चर की बात कर लो आप, इस वाले की, देखो यहां पर CH2 है, इसे लगा हुआ कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, इसका संकरण निकाल लो आप। संकरण कैसे निकलेगा? CH3 है तो 3 तो हाइड्रोजन लगे हुए इस प्रकार से, एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो कितने बॉन्ड हो गए पूरे? 4 बॉन्ड का क्या होगा? sp3 संकरित होगा। तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और संकरण इस कार्बन का कैसे होगा? sp3 संकरण होगा। 2 नंबर बात, यहां पर जो भी sp3 संकरित जो कार्बन होता है वो sp2 कार्बन से जुड़ा होता है, तो ये पता लग रहा है यहां से, अभी इसका निकाला था अपन ने, ये sp2 और ये आपका sp3 होगा। कंप्लीट। चले आगे। नेक्स्ट, हाइपर कंजुगेशन के टाइप कितने होते हैं? देखो, हाइपर कंजुगेशन के जो टाइप होते हैं वो टाइप होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? ये सिस्टम बन सकते हैं इसके अंदर। पहले अगर सिस्टम की बात करें इसी की अपन, तो इस सिस्टम में देखें तो ये 3 स्टेज अगर आए तो वहां पर हाइपर कंजुगेशन की टाइप बनेगी कोई ना कोई। तो हाइपर कंजुगेशन के टाइप कितने बनेंगे? 3 टाइप बनेंगे इसके। कौन कौन से बनेंगे? सिग्मा और पाई का कोई संयुग्मन हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर हो सकती है जिसके अंदर सिग्मा और पाई है, वो आपका हाइपर कंजुगेशन करेगा। सिग्मा और कोई प्लस चार्ज भी हो सकता है, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्डिंग आ रही है, सिंगल बॉन्डिंग, और एक प्लस चार्ज आ रहा है। तीसरी शर्त क्या हो सकती है? एक सिग्मा बॉन्डिंग आए और एक आपका मुक्त मूलक वाला स्ट्रक्चर है, तो ये सिंगल बॉन्डिंग आ रही है और ये आपका डॉट मुक्त मूलक आ रहा है। इस सभी से अपन आसानी से डिनोट कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई हाइपर कंजुगेशन की स्टेज बन रही है। हाइपर कंजुगेशन के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है अपने को, शर्त ये है एल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जितने एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना ही स्टेबिलिटी ऑर्डर उसका ज्यादा होता जाएगा। तो इस कंपाउंड की बात कर ले अपन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हमेशा ही क्या होगा? ज्यादा होगा। इस प्रकार के स्ट्रक्चर से जिसमें आपके 2 कार्बन आए या फिर 3 कार्बन आए, इसकी बात करें अपन, इसकी और इसकी, तो यहां से अपन आसानी से निकाल सकते हैं इसको। अति संयुग्मन के यूज क्या होंगे या अति संयुग्मन कहां उपयोगी होता है? अगर इसकी बात करें अपन, तो अलग अलग स्पीसीज के स्टेबिलिटी ऑर्डर को अपन इसके द्वारा निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक नंबर जो अपन ने लिख रखा है वो अपन ने मुक्त मूलकों के स्टेबिलिटी ऑर्डर को लगा रखा है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो यहां पर अपन ने 4 मुक्त मूलक स्पीसीज लगा रखी है, इनमें से अपने को यह देखना होगा कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या किस में ज्यादा आ रही है, क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा आई तो अगर आपका मोर अल्फा हाइड्रोजन बना तो वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा बनेंगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनने के कारण से वो कंपाउंड उतना ही अधिक स्टेबल होगा। तो अपने को मूल रूप से अल्फा हाइड्रोजन को चेकआउट करना पड़ेगा। इस कंपाउंड की बात करें तो एक तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे अपन, तो मूल ग्रुप से अटैच जो समूह होता है उसको अपन अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं या अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये आपका मूल ग्रुप हो गया, ये भी मूल ग्रुप हो गया, ये यहाँ पर बीच वाला मूल ग्रुप होगा, यहाँ पर ये 3 डिग्री वाला मूल ग्रुप होगा आपका। तो इसको अपन डिनोट कर सकते हैं आसानी से, और वहां से अपन अल्फा हाइड्रोजन निकाल के और आसानी से उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को निकाल सकते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसको अपन 0 लगा दें। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, इस जगह पे 3 और 3 6, क्योंकि ये तो हो गया मेन ग्रुप और इस तरफ भी अल्फा इस तरफ भी अल्फा, तो ये 6, इसमें आपके 9 अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे।
तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात करें तो 3 डिग्री वाला ये सबसे ज्यादा मोर स्टेबल होगा। नो अल्फा हाइड्रोजन बन रहे हैं और नो अल्फा हाइड्रोजन बनने के कारण से यहां पर 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 3 6 और 3 9, और इस प्रकार से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें 6, इसमें 7 बन जाएंगे, इसमें 4 बन जाएंगे, इसमें 0 बनेंगे। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बन जाएगा। कंप्लीट। नेक्स्ट, एल्किल कार्बोनाइनों के स्थायित्व को भी इससे अपन दर्शा सकते हैं। पहली बात तो एल्किल कार्बोनाइन क्या होते हैं? इस प्रकार की स्पीसीज जिस पर कार्बन पर प्लस आए वो आपका कार्बोनाइन कहलाता है। तो यहां पर ये 4 दोबारा से कार्बोनाइन स्पीसीज लगाई हुई है मुक्त मूलकों की तरह ही। तो यहां पर ये अपन बात करें तो ये 0 डिग्री का, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये आपका 3 डिग्री। निकलती कैसे है डिग्री? तो मेन ग्रुप से अटैच्ड कार्बन से कितने कार्बन लगे हुए हैं? तो यहां देखो एक ही कार्बन है, कोई डिग्री नहीं बन रही। यहां पर इस कार्बन से जुड़ा हो तो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये एक कार्बन से 3 तो ये 3 डिग्री। अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज्यादा होंगे? वही करना है जो ऊपर किया था। मूल ग्रुप कौन सा होगा? ये प्लस वाला, ये सभी प्लस वाले। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 0 आएगा। यहां पर देखो 3 आ रहे हैं, यहां पर दोबारा से कितने आ रहे हैं? देखो इसको 1 और 1 2 तो 6 आ रहे हैं। इसमें कितने आएंगे? 3 6 और 9, तो ये 9 आएंगे इसमें अल्फा हाइड्रोजन। तो मोर स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका बनेगा? इस वाले का बनेगा, 3 डिग्री का। जो तृतीय ब्यूटिल कार्बोकेटायन है, यहाँ पर जो तृतीय ब्यूटिल कार्बोनाइन है, इसका आपका मोर स्टेबिलिटी ऑर्डर बनेगा। एल्किल कार्बोनाइनों में अतिसंयुग्मन को दर्शाते कैसे, या अतिसंयुग्मन कैसे होता है? एक बार दोबारा से अपन थोड़ा सा देख ले इसको। अतिसंयुग्मन के लिए क्या किया था अपन ने? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का जो आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है उसके बीच वाला बॉन्ड को रोटेट किया था अपन ने। तो यहां से इस बॉन्ड को रोटेट करो, इस जगह पे बॉन्ड को रोटेट करेंगे, यहां पर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर सी के ऊपर देखो, ये सी, सॉरी इससे देखें ये सी, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, और इसको अपन H प्लस कर देंगे अब, क्योंकि ये बॉन्ड तो निकल गया इसका। तो यहां पर कोई भी हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको डबल बॉन्ड कर देंगे और ये जो प्लस चार्ज था अभी हट जाएगा यहाँ से, ये CH2 बन जाएगा। इससे आगे वाली स्ट्रक्चर में क्या बनाएंगे अपन? तो एक डबल हेडेड एरो लगाओ, ये रेड, ये काम में डबल हेडेड एरो लगाओ। इसके अंदर क्या होगा? अब इस वाले ये बॉन्ड निकाल दो ऐसे, तो सी इस बॉन्ड को लगा दो ऐसा ऐसा, और ये H प्लस कर देना, यहां से भी H, ये डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनना ही है, CH2 बन जाएगा। नेक्स्ट वाले में क्या बनेगा? अब ये वाला निकाल दो ऐसे, तो ये डबल हेडेड एरो लगाओ, C, ये H लगना ही है, ऊपर वाला H लगाओ। अब यहां से इसको H प्लस कर देना, ये डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर, ये CH2। तो इस प्रकार से अपन एल्किल कार्बोनाइनों में अतिसंयुग्मन को दर्शा सकते हैं। हाइपरकंजुगेटरी स्ट्रक्चर्स बनेंगे आपकी। एल्किल बेंजीनों के स्थायित्व को भी दर्शा सकते हैं अपन, और वही क्रम है दोबारा से, वैसे ही स्टेबिलिटी ऑर्डर बनना है इसका। देखो आपको बताया गया था अटैच्ड कार्बन से लगने वाला जो कार्बन, यानी ये जो आपका बेंजीन रिंग से जो अटैच्ड कार्बन है, तो ये वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा कार्बन से जो पास जुड़ा होता है उसको बीटा, तो ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा। इसकी बात करें अपन, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। अल्फा हाइड्रोजन किसमें ज्यादा आ रहे हैं? तो ये देखना पड़ेगा अपने को। इसमें अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं 3, तो मैक्सिमम इसी में आ रहे हैं 3। इसमें कितने आ रहे हैं? 1 ही आ रहा है, देखो ये बीच वाले पे, बाकी तो बीटा बन रहे हैं। इसमें कितने आ रहे हैं? 0। स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन सा बनेगा? ये जो आपका टॉलुइन है, ये आपका मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल बनेंगे दोनों के दोनों। और इसका कारण पता ही लग रहा है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 1 और यहां पर तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। इसीलिए इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर इस प्रकार से बन रहा है। ये मोर स्टेबल और ये आपके लेस स्टेबल बनेंगे। कंप्लीट। सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के 3 प्रभाव अपन ने पढ़ लिए हैं। जो प्रभाव अपन ने पढ़े हैं उन प्रभावों की अगर बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया और हाइपरकंजुगेशन, ये 3 इफेक्ट हो गए। और इन 3 इफेक्ट की बात करें, तीनों इफेक्ट स्थायी प्रभाव थे। स्थायी का यहां से मतलब या मीन जो है
वो इन प्रभावों को दृष्टिगत करने के लिए या तैयार करने के लिए अपने को किसी दूसरे अभिक्रमक की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। लेकिन ये वाला प्रभाव, इस प्रभाव को दृष्टिगत करने के लिए या इस प्रभाव को देखने के लिए अपने को किसी न किसी विक्रमक की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वहां पर अभिक्रमक नहीं डाल रखा है तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव आपका, ये इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव वहां पर प्रदर्शित नहीं होगा। तो इस प्रभाव को अपन अस्थायी प्रभाव कहते हैं। तो ये आपका टेम्परेरी जो इफेक्ट है, इसकी अगर बात करें अपन, ये होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें तो यहां पर अपन ने एक डेफिनेशन डाल रखी है, द्विबंधित या फिर त्रिबंधित। इलेक्ट्रॉनों में बंधित इलेक्ट्रॉनों का पूरी तरह एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट कहते हैं। कौन सा इफेक्ट? इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट कहते हैं इसको। और यह प्रभाव सदैव किसी न किसी ध्रुवीय विक्रमक की प्रेजेंस में ही उत्पन्न होगा। उससे परमाणुओं पर क्या आ जाते हैं? फिर धनावेश और ऋणावेश आ जाते हैं। समझते हैं इसको? द्विबंधित या त्रिबंधित, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड का चेन है और अपन ने ध्रुवीय अभिक्रमक डाल रखा है। ये ध्रुवीय अभिक्रमक क्या होता है? तो किसी भी रिएक्टेंट को जो अपन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं या किसी क्रियाकारक को क्रियाफल में जब बदलते हैं तो क्रियाकारक को क्रियाफल में बदलने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं? आपके अभिक्रमक कहलाते हैं। तो यहां पर जब इस प्रभाव को प्रदर्शित करना होगा तो कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का चेन लें अपन, उसके ऊपर कोई अभिक्रमक डालें। उस शर्त में यहां पर एक पाई और एक सिग्मा का जो बॉन्ड बनता है, ये पाई का रोटेशन किधर होगा? तो अपन अगर यहां पर दोनों समान परमाणु है तो इसको बॉन्ड को अपन इस तरफ रोटेट कर लो चाहे इस तरफ रोटेट कर लो। तो अपन ने इस तरफ रोटेट किया। जैसे इस तरफ रोटेट किया, ये पाई का बॉन्ड इधर आया, इसके ऊपर आपका प्लस चार्ज आएगा, जबकि इस पे आपका चार्ज कैसा आएगा? माइनस चार्ज आएगा। और इस अभिक्रमक को अपन ऐड कर सकते हैं। फिर इससे इस अभिक्रमक को अगर ऐड करें, यहां पर अगर H प्लस होता तब क्या होता? यहां पर पहले से प्लस चार्ज है, ये H प्लस का ऐड होता आपका इस C के ऊपर, इस जगह। ठीक है? तो इस प्रभाव को अपन इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट कहते हैं। इस पाई वाले बॉन्ड को जब अपन घुमाते हैं तो उसका रोटेशन किस तरफ जाएगा और अभिक्रमक वाला भाग किधर जुड़ेगा, यही प्रभाव क्या होता है? आपका इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट होता है। ठीक है? इस प्रभाव को दर्शाएंगे किससे? तो पहली बात तो यहां पर एक लिखा हुआ है, ऊपर देखो थोड़ा सा, ध्रुवीय विक्रमक की उपस्थिति में परमाणुओं पर क्या आएगा? धनावेश और ऋणावेश आ जाता है। तो यह विक्रमक लगा ही रखा था अपन ने। यहां पर ये प्लस का चार्ज, यहां पर एक माइनस का चार्ज आ रहा है। और ध्रुवीय विक्रमक बनाने का यहां पर मीन क्या है? जैसे अपन बात करें, एक HCN है अपने पास, H बनेगा प्लस का और CN बनेगा माइनस का। उस शर्त में H प्लस को अपन इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, CN माइनस को अपन न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। E प्लस का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन श्रेणी से है और Nu माइनस का मतलब यहाँ पर नाभिक श्रेणी से है। भी आगे वाले टॉपिक में आएंगे तब और समझ लेंगे अपन। लेकिन एक बार ये ध्यान रखना है, देखो इस प्रभाव को दर्शाते किससे हैं? तो इलेक्ट्रोमेरी ई से स्टार्ट होगा, इसके लिए ई से इसको डिनोट करते हैं। जनरली बात करें तो यहां पर जो तीर होती है, वक्र तीर, उस वक्र तीर को इस प्रकार से दर्शाते हैं अपन। यहां पर अपन ने वक्र तीर को रोटेट किया है। इसके कुछ बिंदु है, मुख्य बिंदु। एक नंबर जो मुख्य बिंदु है, ये एक अस्थायी प्रभाव है। अभी बात हुई थी, अगर ध्रुवीय अभिक्रमक नहीं लगा तो वहां पर बॉन्ड का रोटेशन ना तो इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा। ये किसकी प्रेजेंस में होगा? सदैव ध्रुवीय अभिक्रमक की प्रेजेंस में। कोई ना कोई वहां पर अपने को एक अभिक्रमक चाहिए, उसके साथ ये प्रभाव प्रभावित होगा, उसके बिना ये प्रभाव दिखाई नहीं देगा। जैसे ही आपने ध्रुवीय अभिक्रमक हटा लिया, वैसे ये चार्ज अपने आप ही हट जाएंगे और एक कंपाउंड अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। तो ये भी बात हुई थी अभी कि अगर ये प्रभाव हटा दिया हो, यहां से पूरा ये ध्रुवीय विक्रमक हटा दिया हो, तो ये प्लस और माइनस के चार्ज फिर अपने को दिखाई नहीं देंगे। अगर यहां पर बात करें प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हो, उस शर्त में सदैव किसको प्रबल मानते हैं अपन?
इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव को प्रबल मानते हैं। तो ये तीनों शर्तें अपने को याद रखनी है, मुख्य बिंदु याद रखने। अगर आपका इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा हो, इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट लग रहा हो विपरीत दिशाओं में, तो हमेशा ई प्रभाव को या इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट को अपन प्रबल मानते हैं। फिर प्रकार कितने होते हैं इसके? तो इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट के दो प्रकार होते हैं, एक प्लस ई प्रभाव, इसको धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहते हैं, और दूसरा माइनस ई प्रभाव, इसको ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव कहते हैं। एक एक को समझते हैं अपन अच्छे से। प्लस ई प्रभाव या धनात्मक इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव क्या होगा? तो यहां से अगर अपन बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है, पहले अपन इसको पढ़ते हैं फिर इसको समझेंगे अच्छे से। देखो यहां लिखा हुआ है, बहुबंध के पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिक्रमक आपका बंधित होता है। तो अभी मैंने बोला था ये H प्लस है, H प्लस पे चूंकि ये प्लस चार्ज है, कमी वाला दर्शा रहा है ये, इस शर्त में इसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहली बात तो इस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ध्रुवीय अभिक्रमक की, इसके बिना तो होता ही नहीं है ये। तो ये अपन ने यहां पर डाल दिया एक H प्लस कमी वाला कंटेंट। जैसे ही इसको डाला तो इस कंपाउंड पे क्या आएंगे? प्लस और माइनस के चार्ज आएंगे। प्लस और माइनस के चार्ज किधर आएंगे? तो अपन ने बॉन्ड को रोटेट किया, इसको अपन 1 नंबर दे दें, इसको अपन 2 नंबर दे दें, 2 नंबर वाले कार्बन की तरफ जाएगा। जैसे ही जाएगा यहां पर चार्ज आएगा माइनस अधिकता के लिए, यहां चार्ज आएगा प्लस कमी के लिए। अब क्या कर रहे हैं अपन? इस ध्रुवीय विक्रम को ऐड करना पड़ेगा। ऐड कैसे होगा? तो यहां पर H के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज, इस कार्बन पे माइनस चार्ज, तो आपका H प्लस कहां जुड़ेगा? उस कार्बन की तरफ जाएगा जिस कार्बन की तरफ आपने पाई का रोटेशन अभी घुमाया था। तो पाई का रोटेशन किस तरफ घुमाया था अपन ने? 2 नंबर के कार्बन पर, और इसीलिए ये H कहां ऐड हो रहा है? इस 2 नंबर के कार्बन पर। इस C के ऊपर चार्ज कैसे आएगा? C पे चार्ज आएगा आपका प्लस चार्ज आएगा। यहां पर प्लस और माइनस चार्ज दोनों आने के कारण से अभी उदासीन हो गया है, लेकिन ये वाला चार्ज कैसा रहेगा? आपका प्लस चार्ज रहेगा। अब यहां पर अगर बात करें तो ये वाली स्ट्रक्चर एल्कीन को डिनोट कर रही है। किसको? एल्कीन को। तो जनरली इस प्रकार का प्रभाव अपने को एल्कीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में देखने को मिलेगा। तब अपन इसको अच्छे से देखेंगे कि वहां पर ये प्लस ई प्रभाव उत्पन्न होता है या आपका यहां से अभिक्रमक के प्रेजेंस में वहां पर आपको प्रेजेंट मिलेगा। ये इसको दोबारा समझ लेना, ये बॉन्ड का रोटेशन इस ध्रुवीय विक्रमक की प्रेजेंस में किया है। एक तरफ करना है अपने को, चाहे इस तरफ करो चाहे इस तरफ करो। इस तरफ करते हैं तब इस H प्लस को फिर 1 नंबर से जोड़ते हैं, क्योंकि या तो परमाणु अलग अलग है ही नहीं, अदरवाइज तो अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस पे देखते हैं। तो C पे प्लस चार्ज, इस C पे माइनस चार्ज, H प्लस का प्रेजेंस आएगा, कहां लगेगा? सेकंड वाले कार्बन से लगेगा, क्योंकि इस कार्बन पे माइनस चार्ज है, इस पे आपका प्लस चार्ज है, इसके लिए ऐड हो जाएगी। एल्कीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा अपन साफ कर दें यहां से। देखो सेकेंड माइनस ई इफेक्ट क्या होगा? इसमें बहुबंध के पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिसमें आक्रमणकारी अभिक्रमक नहीं जुड़ता। इसको भी समझ लिया अपन। इसके लिए एक एग्जांपल है छोटा सा, ये C डबल बॉन्ड O वाला कीटोनिक ग्रुप है अपने पास, और इस कीटोनिक ग्रुप की अगर बात करें अपन तो यहां पर एक साइनाइड को ऐड कर रहे हैं अपन। किसको? साइनाइड को। साइनाइड को जब ऐड करेंगे तो मैंने अभी बताया था अभिक्रमक की प्रेजेंस में क्या होगा? बॉन्ड का रोटेशन होना है, और यहां पर बॉन्ड का रोटेशन किस तरफ जाएगा? तो कार्बन ऑक्सीजन में से यहां पर अगर बात करें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड आपका ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। इसको आगे की तरफ लेके चले, बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ आया है, इसके लिए माइनस चार्ज, यहां आपका प्लस चार्ज। किस प्रकार से हो जाएगा? ये C ऑक्सीजन, तो ये C के ऊपर तो चार्ज लगाओ प्लस, और इस पे चार्ज लगाओ आपका माइनस। हो गया। अब जैसे ही ये चार्ज आ गया है, अब क्या होगा? साइनाइड को ऐड करना है अपने को। साइनाइड को ऐड कहां करेंगे अपन? तो अगर अपन बात करें तो साइनाइड पे चार्ज आ रही है माइनस चार्ज, और अभी मैंने बोला था एक न्यूक्लियोफाइल है एक तरह का। न्यूक्लियोफाइल का पता कैसे चलता है? जिसपे अधिकता होती है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। अब C और O में से किस तरफ जोड़ेंगे अपन? तो इसको ऐड करने का तरीका क्या रहेगा?
ये Cn आपका ऑक्सीजन से ना जुड़ के किस तरफ जुड़ेगा, साइनाइड की तरफ जुड़े, इस कार्बन की तरफ जुड़ेगा। किस प्रकार से जुड़ेगा, तो यहां से ये ऑक्सीजन पे तो चार्ज कर दो माइनस कर दिया, इस तरफ एक बॉन्ड लगा हुआ था पहले से, और यहां से इसको Cn को ऐड कर दो आप, कर दिया ऐड। यहां पर चार्ज कैसा आएगा, माइनस चार्ज। पीछे वाले में क्या आया था, वहां पर वो H ऐड हुआ था, पास वाले कार्बन में प्लस चार्ज आया था। अब इसको समझ लो एक बार अच्छे से दोबारा से। बहुबंध के पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिक्रमक बंधित नहीं होता। यहां से क्या किया था अपन ने, इस पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस तरफ किया है अपन ने, ये ऑक्सीजन की तरफ गया था। लेकिन जिस तरफ आपका बॉन्ड रोटेशन हो रहा है, बॉन्ड रोटेशन किधर होगा, ऑक्सीजन की तरफ। लेकिन ये अभिक्रमक कहां ऐड हो रहा है आपका, कार्बन की तरफ। तो ये उस भाग की तरफ नहीं जा रहा है जिस तरफ आपका आक्रमणकारी अभिक्रमक जा रहा है। ये किधर आ रहा है बॉन्ड का रोटेशन, इस ऑक्सीजन की तरफ। इसीलिए अपन ने लिखा है इसमें जिसमें आक्रमणकारी अभिक्रमक बंधित नहीं होता। तो आक्रमणकारी अभिक्रमक बंधित किधर हुआ, इस सी की तरफ, जबकि ऑक्सीजन की तरफ यहां पर ये माइनस चार्ज आ रहा है और ये इस तरफ बॉन्ड का रोटेशन हुआ था। यहां पर ये आपका क्या बोले इसको, अभिक्रमक स्पीड नहीं होगा आपका। दैट्स ऑल। इस प्रभाव को अपन माइनस ई प्रभाव कहते हैं। ये प्रभाव कहां देखने को मिलेगा अपने को, तो एक अगर अपन बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th क्लास में एक यूनिट है 12 नंबर की, एल्डिहाइड और कीटोन की। वहां पर कार्बोनिल कंपाउंड आएंगे आपके। उन कार्बोनिल कंपाउंड्स की अगर अपन बात करें तो वहां पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं होंगी। उन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में इस माइनस ई प्रभाव को अपन देखेंगे वहां पर, तब ये अपने को ये प्रभाव दिखाई देगा। समझना इतना ही है इसका कि जैसे ही अपन ने अभिक्रमक डाला, इसके ऊपर क्या आएगी, प्लस और माइनस के साइन बनेंगे। तो यहां पर प्लस और यहां पर माइनस का साइन, साइनाइड को ऐड किधर करेंगे अपन, इसमें पहले से ही माइनस चार्ज है, इसको प्लस वाले भाग की तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो यहां अपन ने ऐड कर दिया, ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस, और अपना प्रभाव दिखाई दे रहा ही है। ये आपका बॉन्ड का रोटेशन हुआ था ऑक्सीजन की तरफ, जबकि Cn को किधर जोड़ा है अपन ने, उसके विपरीत भाग की तरफ जोड़ा है, साइनाइड की तरफ। दैट्स ऑल, कंप्लीट। देखो तो ये चारों इफेक्ट कंप्लीट।